नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी विथ अखिलेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी और भरपूर ढंग से चल रही होगी, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट एकदम करीब यानी 24 फरवरी को है। 2 दिन महज बचे हैं तैयारी के। इस बीच भूगोल की जो आपकी सीरीज चल रही थी इंटरमीडिएट की 12th क्लास की, सारे बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी क्वेश्चन पर जो डिस्कस हो रहा था उसका आज अंतिम प्रहार है। ठीक है, मैं जान रहा हूं कि पहला पेपर बहुत सारे लोगों का हिंदी होगा, लेकिन चूंकि चॉइस का मामला होता है इसलिए कोई भी सब्जेक्ट किसी का पहला, दूसरा, तीसरा हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करना है आपको कि भूगोल आपका ये अंतिम प्रहार के नाम से जा रहा है। इसके बाद कोई भी चीज बचेगी नहीं, सारा टॉपिक वाइज आपको रिवाइज करा दिया गया है, जिससे आप ना केवल बहुविकल्पी बल्कि अपने अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों का भी आंसर बना पाएंगे, क्योंकि उतना डिस्कस मैंने किया है। और जो कुछ भी आपकी पढ़ाई होगी, आपके पास बहुत सारी किताबें हो गई होंगी जो शार्ट नोट करके आती हैं, उसका आप लिख लिख कर देख सकते हैं। बहुविकल्पी का टेंशन ही खत्म कर दिया मैंने, अति लघुत्तरी का टेंशन ही खत्म कर दिया है। 16 क्वेश्चन जो आपको आते हैं, 8 बहुविकल्पी के और 8 अति लघुत्तरी के, यदि आप इसके पीछे की 3-4 वीडियो और आज का वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कल से अर्थशास्त्र जाना शुरू होगा। अर्थशास्त्र इसके बाद ही है पेपर, तो अर्थशास्त्र जिनका भी सब्जेक्ट होगा वो अपना 3-4 वीडियो देखेंगे और पूरी जानकारी समझ के साथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र भूगोल एक कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारे बच्चे जो अर्थशास्त्र लेते हैं वो भूगोल लेते हैं, जो भूगोल लेते हैं और अर्थशास्त्र लेते हैं। ठीक है ना जी, तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, इसके पहले खंड का खा खे का तो सब कुछ हो चुका है। खंड खा जो था उससे जो भी चीजें थी 5वीं यूनिट तक, 5वें अध्याय तक पढ़ाया जा चुका है। यहां से 6वां, 7वां और 8वां 3 अध्याय है बचा हुआ है, और तीनों अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख लीजिए और इसके बाद एग्जाम में जाइए। केवल और केवल प्रश्न पत्र मिलेगा आपको और आप बहुत ही आसान ढंग से उसको कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या लगा है। देखिए, अध्याय 6 जो आपका है यह है कि भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। नियोजन का अर्थ पहले जान लीजिएगा। नियोजन का अर्थ होता है योजनाबद्ध तरीके से। योजनाबद्ध तरीके से जब किसी काम को हम करते हैं तो उसी को ही नियोजन कहते हैं। ठीक है, और योजनाबद्ध तरीके का मतलब यह है कि भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो भारत को अंग्रेजों ने बिल्कुल चूस कर छोड़ दिया था। भारत के बारे में अगर बात की जाए तो भारत को समझ ही नहीं आ रहा था कि विकास कैसे किया जाए, क्योंकि हर तरफ गरीबी थी, भूखमरी थी। इसलिए 1950 में, ठीक है, आपका आता है योजना आयोग। उसके पहले बहुत सारे बॉम्बे योजना प्लान, सर्वोदय योजना, तमाम सारी चीजें बनी हैं, लेकिन वो जीएस के तौर पर आप आगे आएंगे तो उसको पढ़ाया जाएगा। आप केवल ये जानिए कि विकास को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले, ठीक है, भारत में जो नियोजन के तहत विकास हो उसके लिए बनाया गया योजना आयोग 1950 में। ठीक है, 1 मार्च 1950 को योजना आयोग आता है। कब? 1 मार्च 1950 को योजना आयोग स्थापित होता है। ठीक है, और यही योजना आयोग 5 वर्षीय योजनाओं को बनाता है। 5 वर्षीय, इसको पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं कि हम जब हमारे पास संसाधन बहुत सीमित थे तो हम ये मानकर चलते थे कि 5 वर्ष में हम इतना विकास करेंगे। इसी को ही नियोजन कहा गया। क्या कहा गया? नियोजन कहा गया। आप जानते हैं कि 2015 तक, ठीक है, योजना आयोग का अस्तित्व था। इसके बाद 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इस योजना आयोग, जो योजना आयोग था आपका, योजना आयोग, यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। नीति आयोग यह पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था
और यह 15 वर्षीय योजनाओं को बनाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। बन तो गया, लेकिन जब आपका बहुत दीर्घ काल हो जाएगा कि इतने साल में तैयारी करब, तो कुछ भी नजर नहीं आता है। ठीक है, जो कम टाइम में होता है वो ज्यादा समझ में आता है। ठीक, तो यही है नियोजन। सतत पोषणी विकास का तात्पर्य क्या है? जैसे आपका एग्जाम निकट आ गया ना, तो आपकी एक योजना होगी कितने समय में इतना पढ़ लेंगे, इतने समय में इतना पढ़ लेंगे, तब आप एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। अब देखिएगा, यदि मैं सतत पोषणी विकास की बात करूं, किसकी? सतत पोषणी विकास की बात करूं, तो सतत मतलब होता लगातार, पोषणी मतलब कि ऐसा विकास जो सबके लिए हो, जो वर्तमान में लोग हैं उनके लिए भी हो, जो भविष्य में आने वाले हैं उनके लिए भी हो। ठीक है, ऐसे विकास को सतत पोषणी विकास कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा विकास जो पर्यावरण के विभिन्न घटकों को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी वो आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, ऐसे विकास को सतत पोषणी विकास कहते हैं। ऐसा विकास कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात, हम जितने भी पर्यावरण में संसाधन हैं उनका उपयोग तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जिंदा रहना है, हमको अच्छे से रहना है, तो समस्त चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन कैसा प्रयोग? कि यदि हम एक पेड़ काटें तो दूसरा वहां लगा दें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सके। ऐसे विकास को सतत पोषणी विकास कहते हैं। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जब हम विकास करते हैं तो ऐसे विकास को सतत पोषणी विकास कहते हैं, क्योंकि ये लगातार चल सकता है। इतने लेक्चर से, इतने समझ से आपका पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। समझ में आई बात? अब ध्यान देना है कि क्या क्या इसमें प्रश्न आना है। कह रहा कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली, हरियाली कहां होती है? वनों में होती है। ठीक है, तो देखिए वन का कोई भी ऑप्शन है वहां मार के आपको निकल लेना है। ठीक, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जल विकास नहीं, किससे? तो हरियाली योजना का संबंध किससे है? आपका वन संरक्षण से है। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा, कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर की जब बात करें हम, तो सतलज नदी ऐसे आती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। ये भारत के बाहर से भारत में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रे से। इसके बाद यहीं से आपकी कौन सी नदी आती है? ब्यास, ब्यास नदी आती है। यह है सतलज। ठीक है, यहां दोनों एक बांध बना है जिसका नाम है हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। यहीं से इंदिरा गांधी निकलकर राजस्थान में जाती है। इंदिरा गांधी नहर कहां? राजस्थान में। क्लियर? राजस्थान में जाती है और तभी से राजस्थान में बहुत सारी फसलों का उत्पादन होने लगा। इसीलिए इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? राजस्थान। क्या सही होगा? राजस्थान। और इंदिरा गांधी नहर एशिया की सबसे बड़ी नहर है। इसके कारण वहां एक समस्या आई है, जो जल भराव और लवणता की, जल भराव और लवणता की समस्या आई है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा। कह रहा है कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टर का विकास, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, परिवहन तथा जल तंत्र क्षेत्रीय अंतरण या ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो प्रादेशिक नियोजन की अगर बात करें तो प्रदेश स्तर पर, ठीक है, प्रदेश स्तर पर जो नियोजन होता है उसे हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। ठीक, अब आर्थिक व्यवस्था की बात अगर हम कर ले तो आर्थिक व्यवस्था की बात विभिन्न सेक्टरों में, तो ये पूरा देश ब्रॉड संकल्पना है। तो जिसमें क्षेत्र लगा है यही ऑप्शन आपका सबसे सटीक होगा, क्योंकि ये प्रादेशिक लेवल की बात करता है, क्षेत्रीय लेवल की बात करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। कह रहा है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना किसने की थी? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना यूनेस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने।
फिर कह रहा है द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है। द पॉपुलेशन बम, द पॉपुलेशन बम ये इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि विकास में बाधक जो है बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ा बाधा है, इसलिए ये पुस्तक पूछी गई है। तो इसके कौन है, एहरलिच है। कौन है, एहरलिच। कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। अभी मैंने बताया है योजना आयोग की स्थापना कब हुई है, 1 मार्च 1950 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। यानी पूछ दे वर्तमान में योजना आयोग तो है नहीं, लेकिन इसके स्थान पर नीति आयोग बना है। यह दोनों एक गैर संवैधानिक संस्था है। पूछ दे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी। आइए आगे, कह रहा है कि नीति आयोग कब बना। नीति आयोग अभी आपको बताया गया 2015 में बना है। कब, 1 जनवरी 2015 में। इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ठीक है, क्योंकि पीएम होता है। कौन होता है, पीएम। तो वर्तमान में पीएम यही है। कह रहा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है या कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला है 7वां। एक अध्याय आपका समाप्त हो गया। आप बेहतरीन सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मैंने बहुत सारे बच्चों को जोड़ा था और उनके वादे के मुताबिक मैं भूगोल का टोटल करवा दिया हूं, और जो बच्चे अर्थशास्त्र लिए हैं उनका कल से जाएगा या आज शाम से ही जाएगा, क्योंकि टाइम कम मिल पाता है। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी स्कूल कॉलेज को होती है, वहां के सारे काम के बाद आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से बच्चों की रुचि हटती जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर, चूंकि मैंने आपको बताया है कि दोनों सब्जेक्ट से NET मेरा, ठीक है, और सरकार से स्कॉलरशिप मैंने ली है, यानी रिसर्च भी किया है, तो निश्चित तौर पे ये सब्जेक्ट में अगर बच्चों की रुचि खत्म होती है तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आप यदि अर्थशास्त्र और भूगोल सब्जेक्ट लिए हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। आपको मैं एकदम सब्जेक्ट जबरदस्त ढंग से पढ़ा के बता के नॉलेजफुल कर दूंगा, और आपको इन सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, बस जरूरत है तो जुड़ने की। परिवहन एवं संचार, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है। परिवहन का मतलब होता है यातायात। ठीक है, परिवहन को यातायात भी कहते हैं। एक वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और ले आने को ही परिवहन या यातायात कहते हैं, वस्तु हो या व्यक्ति हो। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना और ले आना क्या कहलाता है, परिवहन या यातायात कहलाता है। इसके साधनों की अगर बात करें तो साधन आप देख लीजिएगा, मोटरसाइकिल, साइकिल से लेकर हवाई जहाज, रेल, बस, टेम्पू। ठीक है, जितने भी चीज आपको दिख रहा है कि वस्तु और व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, वो सभी परिवहन के साधन कहलाते हैं। संचार की अगर बात करें तो अपनी बातों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, जिसमें मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, डाक विभाग है, सब कुछ भाग लेकर काम कर रहे हैं। और ये दोनों अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहलाते हैं। क्या कहते हैं, जीवन रेखा। तो आइए देखते हैं, कह रहे भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है, तो इसका आंसर 18 है। भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया, 18 मंडलों में बांटा गया है, 18। क्लियर। अब देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग, राइटिंग पे बहुत मत जाइएगा क्योंकि मुझे टाइपिंग आ नहीं रही है, इसलिए बहुत दिन क्लासें रुक जाती हैं। तो मैं बरबस, मतलब जान लीजिए कि मुझे लिख कर पढ़ाना पड़ता है, और ये आपको बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक, चाहे वो टाइप हो, चाहे वो हाथ से लिखा हो। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी के 2 स्थानों को जोड़ता है, तो आपको नदी भी बतानी है, 2 स्थान भी बताने हैं। गंगा नदी इलाहाबाद और हल्दिया, ब्रह्मपुत्र सदिया और दुबरी। ठीक, पश्चिमी तट ये है लिखा हुआ, पश्चिमी तट कोरापुट से, कोट्टापुरम से कोल्लम, या सभी। तो आप जान लीजिए इसका आंसर जो है वो क्या है, गंगा नदी में इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। आगे है कि किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम जारी किया गया था, 1911, 27, 36 या 1923। तो ये रटने वाला प्रश्न है,
ठीक, समझना इसमें कुछ भी नहीं है। 1923 में कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल महानगर हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपको पढ़ाई गई होगी, बताई गई होगी, और मैं भी मेरी क्लास में जबरदस्त ढंग से इसको बताया हूं। ठीक, तो आप जानते हैं दिल्ली भी है, मुंबई भी है, कोलकाता भी है और चेन्नई भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सभी। इसके अतिरिक्त जो भी ऑप्शन में आए वो गलत होता है। ठीक है, यानी चारों महानगरों को कौन जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला प्रश्न आपका है कि सेंट्रल रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल रेलवे मतलब मध्य रेलवे का मुख्यालय भोपाल, नागपुर, मुंबई, सीएसटी या चेन्नई में है। तो इसका है मुंबई सीएसटी। कहाँ? सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी है। टेलीविजन का प्रथम प्रसारण किस वर्ष किया गया था? टेलीविजन का प्रथम प्रसारण क्या 1923 में या 49 में या 59 में या 69 में किया गया था? तो इसका प्रसारण किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। अगला क्वेश्चन है 7वां कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? देखिएगा 1853 में। कब की गई थी? 1853 में। कहा? मुंबई से थाने के बीच। 1853, ये आपका सही होगा, मुंबई से थाने के बीच। कहा? मुंबई से थाने के बीच। कह रहे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो वो कौन सा है? NH-44 है। पहले NH-7 हुआ करता था, हुआ करता था, अब है NH-44। ठीक है, यदि रेलवे के संबंध में पूछ दे कि भारत की सबसे लंबी यात्रा तय करने वाली रेल कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर कहां? असम तक जाती है विवेक एक्सप्रेस। पहले हिमसागर एक्सप्रेस थी। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है कि एक नया अध्याय और आपका अंतिम अध्याय, भूगोल का अंतिम प्रहार का अंतिम अध्याय आपका आ गया। ठीक, और इसका नाम 8वें का अगर नाम कह दे तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही इस चैप्टर का नाम क्या है? 8वें का अंतरराष्ट्रीय व्यापार। देख लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसका नाम हम लिख देते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये आपका खंड खा का अंतिम है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो पहला ही क्वेश्चन लगा है। देखिए मैं आपको बता देता हूं सब कुछ। व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश तक आयात और निर्यात। आयात और निर्यात। निर्यात मतलब जब हम कोई वस्तु बेचते हैं दूसरे देश को तो उसको निर्यात कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरे देश से मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, और इसी दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से व्यापार कहा जाता है। जब यह व्यापार दो देशों के बीच में होता है तो अंतरराष्ट्रीय, दो या दो से अधिक देशों के बीच में हो तो इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और जब एक ही देश में दो राज्यों के बीच हो इसे हम दो राज्यों के बीच व्यापार कहते हैं या अंतरदेशीय व्यापार कहते हैं। और जब दो जिलों के बीच हो तो इसे हम क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, और एक ही जिले में दो स्थानों के बीच हो तो इसे हम स्थानीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? क्या यह दो देशों के बीच है, दो राज्यों के बीच, दो जिलों के बीच? तो क्या है? दो देशों के बीच है। दो देशों के बीच के व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। विश्व व्यापार के में भारत की भागीदारी कितनी है? तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपके पास राजीव प्रकाशन की पुस्तक होगी तो उसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत दिया हुआ है, बहुत सारे प्रश्नों पे दिक्कत है, उसको सही करने का प्रयास किया जाता है। देखिए विश्व व्यापार में भारत की अगर भागीदारी की बात करें तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, आपकी राजीव प्रकाशन 82% को लगा रही है, वो गलत है। ठीक है, नगण्य है, क्योंकि अगर बात करेंगे तो 1.64 ही है और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा ऑप्शन, तो नगण्य मान के चलिए। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी नगण्य है। वहीं अगर अमेरिका की हिस्सेदारी पूछे तो 11.6 है भारत के संबंध में। ठीक है ना जी। हाँ, आगे देखिएगा कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है
स्थल मार्ग से, समुद्री मार्ग से, वायु द्वारा या सभी के द्वारा? तो समुद्र मार्ग से सबसे ज्यादा व्यापार होता है भारत का। अरब सागर की रानी, ठीक है, अरब सागर की रानी अगर बात करें तो देखिए पेम्बनाड कयाल, यही कोच्चि बंदरगाह है। कौन है? कोच्चि। तो कोच्चि भी पूछे तब भी यही सही होगा, और कोच्चि पूछे तो भी सही होगा, पेम्बनाड कयाल भी पूछे तब भी सही होगा। ये केरला में है। क्या है? केरल में। समझ में आई बात? तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, वेम्बनाड कयाल झील, ये ठीक। अरब सागर की रानी से कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा कि इंदिरा नहीं, हल्दिया बंदरगाह स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, हल्दिया बंदरगाह की अगर बात करें तो तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक में। तो हल्दिया बंदरगाह आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? हुगली नदी पर। हुगली नदी पर है। अभी मैं बंदरगाहों पर पूरा बंदरगाह आपको दिखा देता हूं, ताकि कोई भी प्रश्न बंदरगाह से संबंधित आए तो गलत ना हो। ठीक है। कह रहा है कि कोच्चि या कोच्चीन आप कर सकते हैं, कोच्चि भी कहते हैं, कोच्चि बंदरगाह है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या चेन्नई में। तो ये कहां है? केरल में है। कहां है? केरल में है। अगला प्रश्न है आपका कि मरमा गोवा पत्तन स्थित है केरल में, गोवा में, कर्नाटक में। तो आप नाम से ही स्पष्ट है कहां है ये? गोवा में है। मरमा गोवा कहां है? गोवा में। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार की संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व व्यापार संगठन बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहां है? जिनेवा। मुख्यालय इसका कहां है? जिनेवा में। यह क्या करता है? दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाता है। ठीक है, क्या करता है? आसान। अवरोधों को मिटाने की बात करता है, अवरोधों को कम करने की बात करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा की राजधानी कहां है? इराक, ईरान, मिस्र या इथोपिया? तो इराक की देखिए मैंने लिखा क्या? बगदाद। ईरान की तेहरान है, और मिस्र की है काहिरा। मिस्र की क्या है? काहिरा। तो इथोपिया किसकी है? अदिस अबाबा की राजधानी है। इसका आंसर सही होगा इथोपिया। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। पूर्वी तट के कौन से बंदरगाह हैं? मुंबई, मरमा, गोवा, मंगलुरु। तो ये सभी पश्चिमी तट के हैं। पूर्वी तट पे कौन है? आपका पारादीप है, उड़ीसा में। अब आइए, बंदरगाहों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप हल कर ले जाएंगे इस लास्ट जानकारी के बाद। देखिएगा, ये भारत आपका है। मैंने आपके टाइम को बचाने के लिए इसको क्या कर लिया है? डाउनलोड कर लिया है, और इसको बहुत बेहतरीन ढंग से मैं बनाता हूं, आप ये भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बना के ही दिखाया है। क्लियर? लेकिन यहां टाइम कम है, तो देखिएगा यहां आप जानिए, जो फैक्ट है उसको जान लीजिए कि भारत में कुल 200 से अधिक बंदरगाह हैं। बंदरगाह मतलब जहां पर समुद्री जहाजें आके रुकती हैं। दूसरा कि 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। तेरह प्रमुख एवं बड़े बंदरगाह हैं। समझ में आई बात? अब देख लीजिएगा वो कौन कौन से हैं। 13 जो प्रमुख हैं वो कौन कौन से हैं, इसको देखते चलिए, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो आपका बाहर नहीं जाने वाला है। बाहर नहीं जाने वाला है, बस आप देखिए। बंदरगाह का जो सिस्टम है, बहुत सारे बंदरगाह कभी कभी पूछ देता है कि बंदरगाह क्या होते हैं, तो बहुत सारे लड़के
इसको लगा नहीं पाते हैं, ठीक, लिख नहीं पाते। बंदरगाह एक ऐसा समुद्र का क्षेत्र होता है जहां पर पानी की जहाजें आकर रुकती हैं। जैसे रेलवे स्टेशन होता है रेल के रुकने के लिए, उसी तरह से बंदरगाह होते हैं हवाई जहाजों को नहीं, पानी की जहाजों को रुकने के लिए। समझ में आई बात? अब देखिए इसमें प्रमुख कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। तो देखिए यहां एक बंदरगाह है, इसका नाम है कांडला। कांडला, ठीक है, कांडला बंदरगाह है। देखिए यहां एक बंदरगाह है और एक बंदरगाह यहां है, दोनों को देखिएगा। तो ये आपका जो है ये है मुंबई। मुंबई, ओह एक मिनट रुकिएगा, ये बनाइएगा, ये और ये, हाँ वो तो गुजरात में ही हम लेके चले गए। ये है आपका मुंबई। मुंबई बंदरगाह दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, मुंबई बंदरगाह। और ये इसी के भार को कम करने के लिए नोहावा सोआ, नोहावा सोआ बनाया गया, ठीक है, नोहावा सोआ। क्लियर? इसके बाद ये हो गया। देखिए ये है आपका मर्मागाओ। गोवा भी बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे गांव कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ये तो ये आपके महाराष्ट्र में हो गए। राज्य तो आपको दिख रहा होगा, महाराष्ट्र। ये हो गया गुजरात में, गुजरात। क्लियर? ये हो गया गोवा में। देखिए यहां पर एक बंदरगाह है, मंगलोर। कौन सा? न्यू मंगलोर। कर्नाटक। कहां? कर्नाटक में है। इसके बाद देखिए यही है आपका कोच्चि। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि। कोच्चि। और ये है कहां? केरल में। कहां है? केरल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह आपके कहां हो गए? 6 बंदरगाह। ये कौन सा तट है? ये पश्चिमी तट है। कौन सा? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर ये 6 बंदरगाह आपके, यानी कौन से सागर में बात करें तो ये अरब सागर है, अरब सागर। क्लियर हो गया? हाँ। इसके बाद जो 6 और बंदरगाह हैं देखिएगा वो कौन कौन से हैं। 6 बंदरगाह देखिए, ये पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल ये देखिए और ये देखिए, ये है हल्दिया, हुगली नदी पर। ये गंगा नदी पर है। कौन सा? कोलकाता। गंगा नदी पर है क्या? जब गिरती है तब है समुद्र तट पर कोलकाता बंदरगाह। समझ में आई बात? इसके बाद ये है उड़ीसा। उड़ीसा में है पारादीप, ठीक है। ये है आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम है। समझ में आ गई बात? विशाखापत्तनम। ये 4 हो गए, ठीक। ये देखिएगा ये आपका चेन्नई है, चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई है। और ये है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। इस तरह से यह भी 6 बंदरगाह हो गए। कितने? 6 बंदरगाह। ये दोनों हैं पश्चिम
पश्चिम बंगाल में, ये है उड़ीसा में, ये है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश, ये है दोनों तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ये भी कितने हो गए टोटल? 6। और ये कौन सी खाड़ी है आपको ये बताना नहीं पड़ेगा, ये आपको पता है। ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और कौन सा तट है? तो ये पूर्वी तट है। कौन सा? पूर्वी तट है। ठीक है, पूर्वी तट है। अब एक बात आपको 6, 6, 12 तो हो गए। एक और बंदरगाह कहां है? तो ये है किस पर आप जानिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, पोर्ट ब्लेयर इसका नाम है। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ये है 13वां बंदरगाह आपका। कौन सा? 13वां। तो इस तरह से आपके 13 बंदरगाह जो प्रमुख थे हो गए। अब इससे संबंधित मुख्य जो बिंदु है उसको आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, तो लिखिएगा बड़ा बंदरगाह। गाह तो कौन सा है? मुंबई। ठीक है, आगे है कि मुंबई के बोझ को कम करने के लिए किस बंदरगाह को बनाया गया? के भार को कम करने के लिए नौहावा सोवा को बनाया गया। ठीक है, फिर अगला आप लिख लेंगे मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह। बंदरगाह तो कौन सा है? कांडला। कांडला। फिर आपसे पूछ ले सबसे गहरा बंदरगाह, तो वो है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। प्राकृतिक भी है। क्या है? प्राकृतिक। और लास्ट की कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह, तो इसका नाम है चेन्नई। कृत्रिम मतलब प्रकृति से नहीं ये बना है, इसको बनाने में मानव ने हाथ लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके भूगोल के समस्त प्रश्न हल हो गए। जरूरत है तो केवल आपको देखने की और समझने की। ठीक है, आप क्या करिएगा, जितने भी 3-4 वीडियो हैं उसको बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा एग्जाम के पहले तक, और आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आपको एक ऐसी क्लास लगी है बताते जाइएगा। और इसके जस्ट बाद आपका इकोनॉमिक्स जाएगा, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के सारे बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, भागिए मत छोड़कर, क्योंकि जिंदगी आसान हो जाएगी यदि आप हमसे जुड़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपके एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा करके आइए, बहुत मस्त नंबर लेकर आइए। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।